एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। चलो स्टोर रूम को समझते हैं। हमारे पास एक खाली स्टोर रूम है, कंपनी बंद होने वाली है, तो मैंने बोला भाई साहब जितने भी एसेट आपके पास पड़े सब कुछ इस कमरे में अभी इसी वक्त लेकर आओ, ताकि पता चले हमारे पास कितने पैसे के एसेट हैं। समझ गए? सबसे पहला काम क्या है? सारे एसेट्स को यहां लेकर आना। अब मेरी बात को समझना, हम प्रैक्टिकली एसेट्स को तो ला सकते हैं, पर जब फर्म अपनी किताबों में एसेट को लाती है तो वो क्या करेगी? उन एसेट्स को बंद करेगी। क्या करेगी? उन एसेट्स को बंद करेगी। बंद करने का मतलब है उन एसेट्स को ट्रांसफर कर देगी उस स्टोर रूम के खाते में कि भैया अब तो ये कबाड़ की तरह हमारे पास पड़ा हुआ है। तो यहां पर एंट्री क्या होगी वो ध्यान से समझना। एसेट, इनका बैलेंस क्या होता है बेटा? एसेट हैव डेबिट बैलेंस। तो जब भी किसी एसेट को बंद करना होता है, खत्म करना होता है, खत्म करने का मतलब है कि हम उसको कैंसिल कर रहे हैं, अब उसको स्टोर रूम में फेंक रहे हैं। तो जब भी हम एसेट को बंद कर रहे हैं तो हमें उल्टी साइड लिखना होता है। उल्टी मतलब इनकी अनफेवरेबल साइड। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो जब भी हम एसेट को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में तो हम इसको भेजेंगे टू एसेट, यानी एसेट को कर दिया क्रेडिट और डेबिट कर देंगे हम किसको? रियलाइजेशन के अकाउंट। यहाँ जो एसेट आपका हो, स्टॉक है तो स्टॉक, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग, मशीनरी है तो मशीनरी, ये सब हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सामने यहाँ एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊं तो ये आपका एक रियलाइजेशन अकाउंट है, इसमें डेट नहीं आता क्योंकि आखिरी दिन कर रहे हैं भाई, सब कुछ बंद करने के लिए कर रहे हैं। अब डेट वेट बनाने के बारे में छोड़ो, तुम तो खत्म करो मामले को। तो इसकी एंट्री यहां होती है। फर्स्ट कीजिए, आपके पास दो तीन एसेट है, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू बिल्डिंग। मान लेते हैं हमारे पास ये तीन एसेट है, तो हम इन तीनों को क्या करेंगे? यहां पर ट्रांसफर कर। ठीक है? अब ध्यान से समझना, यहां पर ट्रांसफर करने का मतलब क्या है कि अब उन एसेट्स की इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है। जैसे ही हमने यहां पर ट्रांसफर किया, हमारे एसेट्स की इंडिविजुअल आइडेंटिटी समाप्त तो हो गई, यानी कि अब वो स्टॉक स्टॉक नहीं है, कबाड़ है। वो मशीनरी मशीनरी नहीं है, कबाड़ है। वो बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं है, कबाड़ है। समझ में आ गया? यहां पर कौन से एसेट ट्रांसफर होते हैं बेटा? यहां पर सारे एसेट ट्रांसफर होंगे, बस कैश और बैंक नहीं होंगे। सर कैश और बैंक क्यों नहीं होंगे? अरे कैश में ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं, बैंक का बैलेंस ही तो बढ़ाने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं, तो बैंक के बैलेंस को कबाड़ कैसे बोलोगे? पहले आप बैंक का बैलेंस जो है ना वो बनाओगे। भैया इसको बेच के जो पैसा आएगा वो बैंक में तो जाएगा, तो उस बैलेंस को यहाँ रख के क्या मतलब? वो तो वही का वही है। ठीक है? तो कैश और बैंक का बैलेंस यहाँ ट्रांसफर नहीं होता है। इसके अलावा जो भी आपके एसेट्स हैं जो ट्रांसफर होने लायक है, मतलब P&L वगैरह है तो वो नहीं, बाकी सब कुछ आप यहाँ पर ट्रांसफर कर दो। ठीक है? इंक्लूडिंग गुडविल। जी हाँ, अगर आपको बैलेंस शीट में गुडविल भी मिलती है तो वो भी यहां पर ट्रांसफर होगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है? नेक्स्ट, अब एसेट ट्रांसफर होने के बाद हम उनको बुलाएंगे जो पैसा हमसे लेना चाह रहे हैं, यानी कि सारी लाइबिलिटीज। नाउ लाइबिलिटीज का जो बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट बैलेंस। कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो जब उनको खत्म कर रहे होंगे तो हमें उनको अनफेवरेबल साइड लिखना पड़ेगा, मतलब लाइबिलिटीज को करना पड़ेगा डेबिट और क्रेडिट करना पड़ेगा किसको? रियलाइजेशन अकाउंट को। समझ में आ गया? अगर हम जनरल एंट्री के बाद अकाउंट पोस्टिंग बात करें तो यहां पर आ जाएगा। दो तीन लाइबिलिटीज के नाम में लिख देता हूं। क्रेडिटर्स ले लो, बिल्स पेबल ले लो, ठीक है, और कोई लोन वोन है तो वो सब आप यहां पर ले सकते हैं। यहां पर एक बात लिखिए बेटा, उसको ध्यान रखो। ट्रांसफर ऑल थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी से यहां हमारा मतलब है कि पार्टनर से रिलेटेड कोई चीज आप यहां ट्रांसफर नहीं करोगे, क्योंकि वो सबसे बाद में आता है। देखो भाई साहब, जब कंपनी बंद होती है तो पहले सबका उधार चुकाया जाता है, आखिरी में पैसा जो होता है वो पार्टनरों के या ओनर के इन्वेस्टर्स की जेब में जाता है, अगर बचता है तो। ठीक है? तो यहां पर हम सबसे पहले पेमेंट वेमेंट सब किसकी कर रहे हैं? सारी थर्ड पार्टी, मतलब पार्टनर से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं आएगी। जैसे पार्टनर का बैंक बैलेंस या पार्टनर का पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस, वो रियलाइजेशन में नहीं आएगा। पार्टनर ने अगर कोई लोन दिया है, पार्टनर ने, तो वो यहां पर नहीं आएगा। ठीक है? पार्टनर की घरवाली ने, अड़ोसी ने, पड़ोसी ने अगर कोई लोन दिया तो वो बात अलग है, पर पार्टनर इंडिविजुअल का लोन जो है वो यहां पर नहीं आ रहा होगा। समझ में आ गया? एसेट ट्रांसफर हो गए, लाइबिलिटी ट्रांसफर हो गई, मतलब सारे के सारे सामान आ गया है,
और उन सामान को लेने वाले व्यक्ति आ गए। तो अब अगला काम होगा हम पेमेंट करना शुरू करें। ठीक है, तो पेमेंट करने के लिए हम रियलाइजेशन करते हैं एसेट का, मतलब एसेट निकालते हैं। मैंने एक बात बोली थी कि जैसे ही आपने रियलाइजेशन के खाते में डाल दिया, अब वो एसेट एसेट नहीं है, अब वो एसेट कबाड़ है। अब वो एसेट एसेट नहीं है, अब वो एसेट कबाड़ है। और कबाड़ को बेचते समय देखते नहीं है कि वो कौन सा है, इकट्ठा बेच डालते हैं। उसी प्रकार से जब आप एसेट की पेमेंट कर रहे होंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टॉक गया है, मशीन गई है, बिल्डिंग गई है, कुछ और गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस इतना पता है कि ये स्टोर रूम है, इसमें से कोई सामान बिका है। तो जब हम एसेट का रियलाइजेशन करते हैं, एक बात को ध्यान रखना, एसेट रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड। जैसे क्वेश्चन में आ गया भाई, एक अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर पड़ा है, उसकी पेमेंट हुई, कोई बात नहीं। हमारा यहां बेसिक मकसद है बेच के निकलो। तो कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट कुछ भी आ जाए, मैं तो कोई इधर कचरा पड़ा है, थोड़ा सा 2-3 कीले पड़ी है, 5 रुपए में निकल गई, तो भी निकाल दो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारे खातों में था, नहीं था, क्योंकि कंपनी तो बंद हो रही है। तो उसी प्रकार से एसेट रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, हमें बस उसकी पेमेंट करनी। अब पेमेंट कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। पेमेंट होगी तो भाई रोकड़ा आएगा हमारे पास। तो जब रोकड़ा आता है तो हम बैंक को या कैश को आप डेबिट करेंगे। टू, उस एसेट का नाम नहीं आएगा क्योंकि वो तो अब कबाड़ बन गया। हमने कहां से बेचा है, स्टोर रूम में से बेचा है, तो वो स्टोर रूम यानी रियलाइजेशन अकाउंट का नाम आएगा। समझने के लिए हम यहां नरेशन में लिख सकते हैं, बी स्टॉक बिल्डिंग या मशीनरी जो भी है वो रियलाइज हुई है एट अ पर्टिकुलर अमाउंट। एक बात हमेशा याद रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, आप यहां पर उस चीज का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपने नाम लिखने का मतलब है कि भैया आपने वापस से उनको कबाड़ की जगह स्टॉक बना दिया। अब कंपनी बंद हो रही है, बेच के निकलोगे या वापस से एक नया खाता खोलोगे। समझ में आ गया, क्लियर है। हमें यहां ये नहीं लिखना है कितने का डिस्काउंट मिला, कितने का लॉस हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं। बेचो, जितना रोकड़ा मिला उतना अपना, बाकी सब पर आएगा। ठीक है जी। तो यहां पर अगर मैं पोस्टिंग करूं तो एसेट यहां ट्रांसफर हुए, पोस्ट पेमेंट यहां होगी बाय बैंक। ठीक है, ब्रैकेट में चाहो तो आप लिख दो, स्टॉक है, मशीनरी है, जो भी है उसका आप यहां पर लिख के काम कर सकते हो। ठीक है, ये आपने पेमेंट कर दी, आपको पैसा मिल गया है। एक चीज याद रखना, कभी कभी क्या होता है कि कोई लाइबिलिटी एसेट ले जाती, यानी कि क्रेडिटर बोला यार तेरा ये गाड़ी मेरे को अच्छी लग रही है, मेरे को दे दे। तो अगर कोई लाइबिलिटी एसेट से सेटल होती है, इफ अ लाइबिलिटी इज सेटल्ड थ्रू एसेट, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अब एंट्री क्यों नहीं होगी, बड़ा सिंपल है, देखो समझना। लाइबिलिटी यहां है, पेमेंट उसकी यहां होगी, एसेट यहां है, पेमेंट यहां होगी। तो यहां पर भी लिखूं, यहां पर भी लिखूं, दुगनी मेहनत मैं क्यों ही करूं। तो अगर कोई लाइबिलिटी एसेट से सेटल हुई है तो उसकी पेमेंट उस समय आपको नहीं करनी है। हाँ, अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेता है वो, तो उसकी पेमेंट कर देना, पर जितना फिट्टूस होकर मामला निबट जाए उसकी कोई भी एंट्री यहां पर नहीं होती। अब कभी कभी हमारा पार्टनर जाग जाता है, मेरे को भी चाहिए, क्या, मेरे को भी चाहिए, तुम बेचो मत, मेरे को दे दो ना यार, ऐसा क्या है, मेरे को दे दो ना यार। ठीक है, मान लो कोई मशीन है जो वो लेना चाहता है, तो इफ, अरे क्या हो गया भाई, हाँ, इफ अ पार्टनर टेक्स एन एसेट, अगर एक पार्टनर कोई एसेट ले जाता है तो बस हमें पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो बैंक की जगह हम उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए है तो बी है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी। ठीक है, बस हमें बैंक से पैसा नहीं मिल रहा है, हम पार्टनर से हिसाब बाद में समझ लेंगे। तो बैंक टू रियलाइजेशन की जगह पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। मान लेते व्यक्ति का नाम है ए, तो यहां लिखेंगे बाय एस कैपिटल अकाउंट, यहाँ उस एसेट का नाम लिख देंगे, मान लो मशीनरी गई। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो एसेट था वो पार्टनर ले गया। तो जब पार्टनर को पेमेंट करेंगे तब हम देख लेंगे भाई तेरे को जितना पेमेंट करना है एसेट की वैल्यू तो माइनस कर ले। ध्यान रखना, यहां पर जो वैल्यूज आएंगी वो सारी वो आएंगी जितने में सामान बिका है, वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी जितना डिस्काउंट मिला है, जितना कम हुआ है, जितना ज्यादा नहीं। जितनी फाइनल पेमेंट हुई है आप सिर्फ वो लिखो, आगे पीछे सब कुछ भूल जाओ। समझ गए? तो पेमेंट हो गया। अब अगला काम आता है आपका लाइबिलिटीज का सेटलमेंट। ठीक है, जितनी लाइबिलिटी एसेट से सेटल हो गई उसको तो भूल जाओ। मान लेते हैं हमने लाइबिलिटी की पेमेंट करी, ठीक है, क्रेडिटर था उसको पेमेंट कर दी, 10,000, 15,000, 20,000 कम पेमेंट करी, कोई बात नहीं,
या ज्यादा करी कोई बात नहीं, फाइनल पेमेंट जितनी हुई है आप उतनी करेंगे। देखो, तो अगर मान लो बैंक या कैश से पेमेंट हुई है, तो पैसा गया, तो टू बैंक, और डेबिट में क्या आएगा, रियलाइजेशन। ज्यादातर बैंक ही लिखा जाता है, क्योंकि कंपनी है तो सब कुछ लीगल करेगी, और लीगल करेगी तो बैंक से ही कर। कैश आजकल इतना नहीं चलता, बाकी आपको क्वेश्चन में जो गिवन हो वो आप लिख देंगे। यहां लिख देते हैं हम, मान लो बाय बिल्स पेबल, सॉरी बिल्स पेबल क्यों लिखेंगे भाई, है मैं खुद ही गलती कर रहा हूं। यहां लिखेंगे बाय बैंक, क्योंकि भैया वो तो कबाड़ है, और कबाड़ कितने में भी जाए, कितना भी गया कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम नहीं आएगा उनका। ठीक है, इसके बाद अगर कोई पार्टनर टेक्स ऑन लाइबिलिटी, मतलब कोई पार्टनर है जो बोलता है कि यार मैं संभाल लूंगा लाइबिलिटी को, तुम टेंशन मत लो। ऐसा कब बोलता है, उसकी घरवाली का लोन है, उसकी पड़ोसी का लोन है, उसके भाई का लोन है, तो बोलता है यार मैं संभाल लूंगा। तो अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी लेता है, तो बस हमें कैश की जगह क्या करना है, पार्टनर का नाम लिख देना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां पर जैसे मान लेते हैं, यहां इक्वल लाइबिलिटी जोड़ लेते हैं, बीज वाइफ लोन, बी की वाइफ का लोन है। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा बाय, क्या करें, बीज कैपिटल। बी बोला मैं अपनी घरवाली का लोन संभाल लूंगा, लोन। ठीक है, बी ने अपनी घरवाली का लोन सेटल किया। याद रखना इसकी घरवाली का लोन है, इसका खुद का लोन नहीं है, घरवाली का लोन है, इसलिए यहां पर आ गया है। ठीक है, समझ गए। एक और चीज समझो, अब क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसी लाइबिलिटीज होती हैं जिनकी रियलाइज्ड वैल्यू पता नहीं चलती। जैसे इस क्वेश्चन में अगर अपन ने जो भी करा, कहां गया ये रहा, इसमें 3 लाइबिलिटी थी, क्रेडिटर, बिल्स पेबल और वाइफ लोन। इनमें से 2 की पेमेंट तो यहां हो रखी है, पर तीसरा एक है जिसकी पेमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। सो इफ द रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एन एसेट इज नॉट गिवन, अगर किसी एसेट की रियलाइज वैल्यू नहीं गिवन है, तो हम वापस क्वेश्चन को चेक करेंगे, इसमें ये है, और इसको रियलाइज करेंगे बैंक से एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब जिस वैल्यू पे ये लिखा हुआ है उसी वैल्यू को हम यहां लिख के बोलेंगे कि हम मानते हैं कि हमारे क्रेडिटर पूरी पेमेंट ले गए होंगे। हमेशा याद रखना, अगर किसी लाइबिलिटी की रियलाइज वैल्यू नहीं गिवन है, तो आप एक बार चेक करो और उसका पेमेंट करो। हाँ, ये ध्यान रखना कि वो लाइबिलिटी पेमेंट के लायक होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास है, मैं यहां कहीं लिखता हूं अलग से, मान लेते हैं हमारे पास है डेटर 10,000 के, इसमें पीबीडी था 2,000, और इन टोटल 8,000 रुपए ये आपका टोटल आया। जब इसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे ना, तो डेटर तो एसेट की तरह ट्रांसफर हो जाएंगे टू साइड, और पीबीडी जो है वो लाइबिलिटी की तरह रियलाइजेशन में बाय पीबीडी आ जाएगा 2,000। ये एक रिजर्व है, रिजर्व की पेमेंट होना जरूरी नहीं है, तो इसकी पेमेंट हम नहीं देखेंगे। इसके अलावा जो जो बेसिक लाइबिलिटीज है जिनकी पेमेंट होनी चाहिए उनकी पेमेंट होगी। ठीक है, तो इफ द रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ अ लाइबिलिटी इज नॉट गिवन, इट वुड बी ट्रीटेड एज सेम एज ऑफ बुक वैल्यू। सिमिलरली एसेट्स का भी यही होता है। इस क्वेश्चन में हमें स्टॉक, मशीनरी, इनकी तो पेमेंट के बारे में बताया हुआ है, पर बिल्डिंग के बारे में नहीं बताया। आज से पहले मतलब 1 साल पहले ऐसा था कि अगर बिल्डिंग की पेमेंट के बारे में नहीं बताया हुआ तो उसको जीरो मान लो, पर अभी रिसेंटली ये चेंज हो गया है, और नया जो ट्रीटमेंट आया है उसके हिसाब से अगर किसी टेंजिबल एसेट, टेंजिबल मतलब जिसको हम देख छू सकते हैं, उसकी रियलाइज्ड वैल्यू नहीं गिवन, यानी आपको नहीं बता रखा ये बिल्डिंग कितने में बिकी है, तो भी आप इसको बेचोगे कितने में, उसकी बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू मतलब जितने में आपने यहां पर डाला था, आप मानेंगे कि उतनी ही पेमेंट में ये सामान गया है। हाँ, अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है, यानी कि मान लो गुडविल है और गुडविल की पेमेंट नहीं करी, तो हम मान लेंगे कि चलो गुडविल की वैल्यू 0 हो गई। तो इंटेंजिबल अगर कोई एसेट है उसकी रियलाइज वैल्यू नहीं गिवन, तो उसको आप 0 मानेंगे, पर अगर कोई टेंजिबल एसेट है तो उसकी पेमेंट करना जरूरी है। ठीक है भाई, तो पेमेंट सब हो गई, सारी पेमेंट अपन ने कर दी, एसेट की हो गई, लाइबिलिटी हो गई, देख भी लिया, कुछ अंधा पंडा कुछ पड़ा हुआ है तो उसकी पेमेंट निपटा दी। अब आखिरी काम आता है, कभी कभी इस पूरे प्रोसेस में छोटा मोटा खर्चा हो जाता है।
कभी कभी इस पूरे प्रोसेस में छोटा मोटा खर्चा हो जाता है, तो उस खर्चे को हम कैसे दिखाते हैं, टू बैंक कर देंगे और यहां लिख देंगे रियलाइजेशन। हमें कोई फर्क नहीं है वो खर्चा किस चीज का है, क्यों है, हमें बस एक साथ से मतलब है कि इस खर्चे से हमारा पैसा गया, कंपनी बंद हो रही है, पैसा जा रहा है, पैसा भेजो, तो टू बैंक कर दिया। खर्चा कहाँ आया, रियलाइजेशन में, तो ऊपर रियलाइजेशन लिख दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं है रियलाइजेशन का खर्चा है किस चीज का खर्चा है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में बात करें तो यहां पर आप इसको लिख सकते हैं, कहां पर, इधर, अरे दोनों साइड वाई लिख दिया मैंने, या टू आएगा बेटा, दोनों साइड वाई क्यों लिख दिया, ये टू है ना। हाँ, जो लोग वीडियो के अंत में बोल रहे हैं कि सर हम कह रहे थे पहले, है ना, इधर देख लो। ठीक है, तो यहाँ टू है, तो इस तरफ आपका टू बैंक करके हम लिख देंगे एक्सपेंसेस। अगर कोई पार्टनर एक्सपेंस देने को राजी हो गया, पार्टनर बोला मैं देख लूंगा तुम बाद में देखना, तो कुछ नहीं है, हमारा पैसा अभी के लिए बच गया, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल हम लोग कर देंगे। समझ गए, क्लियर हो गया, आसान है, इजी है, सिंपल है। ठीक है, अब इसका जब बैलेंस निकलेगा तो इसके बैलेंस को हम पार्टनर्स कैपिटल में डालेंगे, टोटल करेंगे, जिस तरफ बैलेंस आ रहा है उस तरफ हम कम करके लिख देंगे, जैसे हम नॉर्मली बैलेंस निकालते हैं। तो मान लेते हैं यहां आ रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल ए बी जितने भी पार्टनर हैं हमारे उनका निकाला और रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्योंकि फर्म बंद हो रही है तो न्यू व्यू का तो कोई मतलब नहीं है, इसको आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर दोगे, इस तरफ आ रहा है तो इस तरफ, इस तरफ आ रहा है तो इस तरफ। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये पूरी की पूरी जनरल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट अपन ने यहां पर समझ लिया है। कल हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, पर क्वेश्चन से पहले एक एंट्री और समझ लो, वो रह गई है वरना वो रह ही जाएगी हमारी। ठीक है, ये रियलाइजेशन तो हो गया यहाँ पर। अगर कोई पार्टनर का लोन है तो उसका क्या करते हैं, हमने ये तो बता दिया कि सारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में डाल देते हैं, पर अगर कोई पार्टनर का लोन है तो क्या करेंगे, तो आप कुछ नहीं करेंगे, उसको पेमेंट कर देंगे चुपचाप। क्या करेंगे, रियलाइजेशन में नहीं डालेंगे, चुपचाप पेमेंट करेंगे। पार्टनर लोन एक तरीके से लाइबिलिटी फॉर फर्म है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो जब उसको पेमेंट कर रहे हैं तो पार्टनर मान लो कि उसका बी का लोन है, तो बी इज लोन टू बैंक करके आप पेमेंट कर देंगे। अगर ये कोई डिस्काउंट डिस्काउंट दे देता है तो अच्छी बात है, इसको रियलाइजेशन में डाल देना डिस्काउंट को, बाकी तो ये पेमेंट हो जाएगी और इसकी डायरेक्ट एंट्री अपन अलग से करेंगे, रियलाइजेशन में इसको नहीं डालेंगे। ठीक है जी, तो आई होप सो मैंने जो सारी चीजें समझाई है वो आपके समझ में आ गई होंगी।